हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और मैं आपका वेलकम करता हूं इस बूटस्ट्रैप 4 के कोर्स में। जी हां, मुझे पता है बूटस्ट्रैप 5 आ चुका है, 2021 है, लेकिन हम बूटस्ट्रैप 5 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस कोर्स में क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 अभी भी बीटा वर्जन में है, उसका अभी भी स्टेबल वर्जन नहीं है और हो सकता है कि काफ़ी सारे अपडेट्स हों, काफ़ी सारे चेंजेस हो, उसके बाद उसका एक स्टेबल वर्जन आए। तो उसमें अभी भी टाइम है और इस समय बूटस्ट्रैप 4 है, वहीं स्टेबल है और वहीं लेटेस्ट है। इस समय उसी का इस्तेमाल ज़्यादातर वेबसाइट्स में हो रहा है और अगर आप बूटस्ट्रैप 5 का इस्तेमाल करते हैं अपनी किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसका कोड ब्रेक हो जाए क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। अभी सिर्फ बीटा वर्जन आया बूटस्ट्रैप 5 का। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप इस कोर्स में क्या करने वाले हैं। तो इस कोर्स में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, इसमें हर वर्जन के साथ कोड चेंज हो जाता है, क्लासेस के नाम चेंज हो जाते हैं, तो याद रखने का कोई मतलब है नहीं इस चीज़ को। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे सीख सकते हैं बिना याद रखे, और इसका बहुत आसान तरीका है और वो मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप फ्यूचर में बूटस्ट्रैप 5 की तरफ बहुत आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। आपके लिए जो कुछ भी आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं वो सब कुछ बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 2 और बूटस्ट्रैप 5 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। तो ये जो पहला वीडियो है इसमें, इस कोर्स में, इस पूरी सीरीज में बूटस्ट्रैप 4 की, तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप एक्चुअली है क्या और इसका इस्तेमाल क्या होता है और आखिर इस बूटस्ट्रैप चीज़ को बनाया किसने है और हम इसे कहाँ कहाँ देख सकते हैं। जी हाँ, इस समय इस वीडियो में मैं आपको वाकई में लाइव वेब पे लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और क्या क्या हो रहा है लाइव वेब पर इस बूटस्ट्रैप 4 के इस्तेमाल से। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बूटस्ट्रैप 4 जो है उसे ट्विटर ने बनाया था। जी हाँ गाइस, ट्विटर ने बनाया था और ट्विटर उस समय काफ़ी सारे टाइम पहले से ट्विटर ने इसे बनाने की शुरुआत की थी। उस समय उन्हें अपने जो वेब डिज़ाइन है, उनकी जो वेबसाइट है, उसका डिज़ाइन मोबाइल, टैबलेट्स और बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस में सेम रखना था और बेसिकली उन्हें एक ऐसी वेबसाइट चाहिए थी जो कि खुद ब खुद चेंज हो जाए बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज ऑफ द डिवाइस। बेसिकली एक डिवाइस के स्क्रीन साइज के हिसाब से उस वेबसाइट को चेंज होना चाहिए। उसके लिए बूटस्ट्रैप ने बेसिकली उसके लिए ट्विटर ने पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया और उस फ्रेमवर्क को अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल करा, लेकिन फिर उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को एज एन ओपन सोर्स सिस्टम दे दिया हमको और आज उसका इस्तेमाल बहुत जगह हो रहा है। उनकी बनाई हुई चीज़ आज भी अपडेट हो रही है और बूटस्ट्रैप वाकई में बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड के लिए और हम जानने वाले हैं कि फ्रंट एंड क्या होगा अभी इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि आखिर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल क्या होता है। तो क्या लगता है क्या होता होगा इस्तेमाल इसका? अब बेसिकली गाइज अगर आप मुझसे पूछें तो बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल बहुत सिंपल है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से लोगों को लगता है कि वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए, वेबसाइट का लोडिंग स्पीड जो है वो फास्ट होना चाहिए, कम समय में लोड हो और उसमें जो कुछ भी करे वो जल्दी जल्दी हो। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, वो एक अलग चीज़ है। फास्ट होना वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं है। रिस्पॉन्सिव एक बहुत अलग चीज़ है और वहीं हम एक्चुअली लाइव वेब सर्वर पे जाके हम लोग देखने वाले हैं, लाइव इंटरनेट पे हम लोग जाके इस समय देखने वाले हैं कि आखिर रिस्पॉन्सिव होता क्या है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन स्लाइड में सिखा सकूं। तो चलिए हम लोग एक लाइव जाते हैं गूगल पे। बेसिकली ये है गूगल और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा इस समय और सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है यूट्यूब एक्चुअली। चलिए यूट्यूब पे चलते हैं। ओके, यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब जो है वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का। ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब का जो पेज है, जो फ्रंट पेज है वो लोड हो चुका है और इसमें मैं मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इस फ्रंट पेज पर आप देख सकते हैं कि 4 वीडियोस, बेसिकली 4 थंबनेल्स हम देख सकते हैं एक लाइन में, राइट। बेसिकली हम देख सकते हैं कि ऊपर ये हेडर है, यूट्यूब की ब्रांडिंग है, यहाँ पर एक सर्च बार है जहाँ पर आप कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग टाइप कर सकते हैं बूटस्ट्रैप, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, तो बूटस्ट्रैप हम टाइप कर सकते हैं और कुछ भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक सर्च बटन भी है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बेसिकली एक हेडर है, ठीक है, और यहाँ पर एक और हेडर है उसके नीचे और यहाँ पर फिर हमारे पास
एक ऐड आता है, यहाँ पर फिर वीडियोज आने हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है क्या, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का जो मतलब होता है वो बहुत सिंपल है गाइस। एक वेबसाइट जो कि अपने आप को चेंज कर सके स्क्रीन साइज के मुताबिक। जैसे जैसे स्क्रीन छोटी होती जाए वेबसाइट अपने आप को चेंज करती जाए, और जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी होती जाए वेबसाइट अपने आप को चेंज करती जाए ताकि वो उस स्क्रीन साइज पे अच्छी दिखे। उसी को हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। बेसिकली वो रिस्पॉन्ड कर रही है स्क्रीन साइज पर। जैसे जैसे स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है वेबसाइट खुद भी रिस्पॉन्ड कर रही है कि अगर स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है तो मैं अपनी चीज़ें भी थोड़ी चेंज करूंगी। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर ये होता कैसे है। तो मैं अपने कीबोर्ड पे F12 प्रेस करूंगा, F12 फंक्शन की बेसिकली, ताकि यहाँ पे जो मोजिला डेवलपर टूल्स हैं वो ओपन हो जाएं। तो ये जो है मोजिला डेवलपर टूल्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ कर्सर है मेरा, यहाँ पर एक आइकन बना है मोबाइल का और टैबलेट का। तो उस पर जैसे हमने क्लिक करा तो अब यहाँ पर हमें अलग अलग व्यू पोर्ट साइजेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख सकते हैं, बेसिकली मैंने अभी करा ये है कि मैंने एक डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल करा है मोजिला के द्वारा, जो कि हमें दिया जाता है। और ये डेवलपर टूल्स आपको क्रोम में भी मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आपको F12 ही प्रेस करना है। अगर आप क्रोम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी है आपके लिए, यहाँ पर भी है, मोजिला फायरफॉक्स में भी है। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अपने स्क्रीन का साइज छोटा करते जाते हैं तो आखिर वेबसाइट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। सो बेसिकली मैं अभी फुल पर जाने वाला हूं, फुल साइज पे, ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं फुल साइज पर, ठीक है, बेसिकली एक लैपटॉप स्क्रीन पर और उससे बड़ी स्क्रीन पर यहाँ पे 4 वीडियोज आ रहे हैं, बेसिकली 4 थंबनेल्स आ रहे हैं हमारे लिए, ठीक है, हर लाइन में। जैसे जैसे हम छोटा करते हैं, चलिए छोटा करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने इसे छोटा करा, थोड़ा और छोटा करते हैं। थंबनेल्स के साइज छोटे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं थंबनेल्स के साइज छोटे हो रहे हैं और फॉन्ट के साइज भी छोटे हो रहे हैं। इसे और छोटा करते हैं। जैसे जैसे हम छोटा करेंगे और एक टैबलेट साइज से जैसे हम पहुंचते हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 आ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 वीडियोज आ रहे हैं एक लाइन पे, राइट। अगर हम देखें तो यहाँ पर अब 3 वीडियो आ रहे हैं, पहले 4 आ रहे थे। तो यही है रिस्पॉन्सिव। वेबसाइट ने जैसे जैसे स्क्रीन साइज चेंज हुआ डिवाइस का, वेबसाइट ने अपने साइजेस भी चेंज करे, अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको भी चेंज करा। और जैसे हमने इसे और छोटा करा, और छोटा करते हैं, टैबलेट से थोड़ा मोबाइल की तरफ जाते हैं या फिर छोटे टैबलेट की तरफ जाते हैं, हमने इसे और छोटा करा। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग 2 वीडियोस पर लाइन पर आ गए हैं। बेसिकली हर लाइन में अब हमें 2 वीडियोस ऑप्शंस मिल रहे हैं जिस पर हम क्लिक करके जा सकते हैं उन वीडियोस पे, राइट। तो अब हम थोड़ा और छोटा करते हैं, मोबाइल साइज पर आने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसे, एक मोबाइल साइज पर आते हैं। तो ये मोबाइल साइज है बेसिकली, और यहां पर अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही वीडियो आ रहा है, राइट। सिर्फ एक ही वीडियो आ रहा है एक लाइन में, और यही बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस है। बेसिकली क्या हो रहा है कि वेबसाइट ने अपना शेप चेंज करा है। वेबसाइट ने अपने अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं, जैसे कि ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडर में जो सर्च बार था वो गायब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक और दूसरा बटन आ चुका है सर्च के लिए, जो कि हमें सीधा सर्च बार देता है और बाकी सबको हटा देता है जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से सर्च कर रहे हैं। जब हमारे पास फुल स्क्रीन थी तो यहाँ पर अलग से एक पूरा सर्च बार था। तो जैसे जैसे हमने स्क्रीन साइज को छोटा करा, वो सर्च बार भी छोटा होता गया और फिर गायब हो गया, उसे हटा दिया गया, क्योंकि मोबाइल पर सर्च बार सेट नहीं हो रहा था। वो सब हमें कोड करना पड़ता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा बड़ा करा तो सर्च बार जो है वो यहाँ पे वापस आ गया है। अब हम यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं, और थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसे। तो हम जैसे जैसे बड़ा कर रहे हैं सर्च बार भी बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल हाँ गाइस, यही है रिस्पॉन्सिवनेस। तो बेसिकली एक वेबसाइट जो है उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसके साइजेस होते हैं, उसके फॉन्ट साइजेस होते हैं, उसके विड्थ होती है, डेप्थ होती है, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अपनी वैल्यूज़ कैसे कैसे चेंज कर रही है, वही रिस्पॉन्सिवनेस होती है। और वो सब कुछ हम कोड करते हैं गाइस, ठीक है। इस पूरी चीज़ के लिए काफ़ी सारा कोड लगता है, काफ़ी ज़्यादा कोड लगता है। इनफैक्ट जो हेडर है उसी के लिए कम से कम 2 से 3 पन्नों वाला कोड लग गया होगा। और अब आप सोच सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इस वेबसाइट पे।
तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वीडियो ऑप्शन भी है। इन वीडियो ऑप्शन में हमारे पास एक इमेज है और एक टाइटल है। ये सब चीज़ें जो हैं इनकी भी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, इनके भी साइजेस चेंज हो रहे हैं बेसिकली। और ये सब चीज़ें कोड करनी पड़ती हैं हमें, तो काफ़ी सारा कोड लगता है इसमें। और इनफैक्ट ज़्यादातर जो कोड होता है वो रिपीटेटिव होता है गाइस, क्योंकि स्क्रीन साइजेस हमारे पास हद से ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 1500 करोड़ स्क्रीन साइजेस हैं। हमारे पास फ़ोन्स वही हैं, टैबलेट्स वही हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है कंपनी टू कंपनी। हर फ़ोन की थोड़ी बहुत स्क्रीन साइज चेंज होती रहती है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो कोड लगता है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव होता है। बेसिकली हम लोग सेम कोड को अलग अलग वेबसाइट पे लगा रहे होते हैं, क्योंकि एक हेडर जो है बेसिकली वो हर वेबसाइट पे होता है, और जो डिव्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो भी हर वेबसाइट पे होती हैं। हर वेबसाइट को फ़ोन और डेस्कटॉप दोनों पे अच्छे दिखना चाहिए, तो हमें बेसिकली सेम कोड को बार बार लिखना पड़ता है अलग अलग वेबसाइट के लिए। भले हम कोई भी नई चीज़ बना रहे हो उसके लिए हमें वहीं सेम कोड लिखना पड़ रहा है, और इसी चीज़ को बेसिकली बूटस्ट्रैप सॉल्व करता है। हमें वो सारा कोड जो कि लिखना पड़ता, अगर हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। काफ़ी हद तक बेसिकली वो हमारा बहुत सारा कोड जो है हमें लिखने से बचा लेता है। काफ़ी हद तक वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और इनफैक्ट लाइक हम लोगों को एक नया एग्जांपल लेके देखना चाहिए। ये तो सिर्फ यूट्यूब है। एक और वेबसाइट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए एक नया एग्जांपल लेके देखते हैं। इस समय हम जाने वाले हैं डायरेक्टली बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाने वाले हैं, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो getbootstrap.com पे हम जाएंगे। बूटस्ट्रैप की ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपका ज़्यादातर काम होगा। यही जो वो वेबसाइट है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा बूटस्ट्रैप के लिए। तो इस वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कैसे इस्तेमाल करा है बूटस्ट्रैप को, क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है उसने बूटस्ट्रैप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर पर्पल कलर में एक हेडर है। आप कर्सर देख सकते हैं, माउस देख सकते हैं, माउस पॉइंटर। तो यहाँ पे पर्पल कलर में एक हेडर है जिसमें आपको ब्लॉग, थीम्स, आइकॉन्स, एग्जाम्पल्स, डॉक्स, बेसिकली डॉक्स में मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, और होम, और एक बूटस्ट्रैप का आइकॉन है। और यहाँ पर आपको एक डाउनलोड बटन दिख रहा है। यहाँ पे कुछ और बहुत आइकन दिख रहे हैं। सो बेसिकली ये एक हेडर है जो कि ज़्यादातर वेबसाइट में होता है। आप कहीं पे भी जाओ उनके यहाँ पर एक ना एक हेडर तो होगा ही, जहाँ पर वो अपने सारे मेन्यू देंगे। अगर कोई डाउनलोड होगा तो वो देंगे, जहाँ पर वो अपने आइकन्स, अपनी कंपनी के ब्रांड आइकन्स लगाएंगे। अगर आप गीक्स फॉर गीक्स पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी एक हेडर है। सो बेसिकली हर वेबसाइट पे एक हेडर होता ही है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बटन्स हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन है, डाउनलोड का बटन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बारे में बताया उन्होंने कि कैसे इंस्टॉल होता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक मोबाइल स्क्रीन पे ये चीज़ कैसे दिखेगी। तो यहाँ पर हम लोग दोबारा से F12 यानी कि फंक्शन की 12 बटन दबाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर अब आते हैं डेवलपर टूल्स। यहाँ पर हमें इस आइकन पे जाना है और इस पर क्लिक करना है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मोड है ये इसका नाम, और इसके लिए जो शॉर्टकट है वो Ctrl+Shift+M है। ठीक है, आप चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसे सबसे पहले फुल साइज पे करूँगा। ओके, सो यहाँ पर वो है। पहले मैं डेवलपर टूल्स को थोड़ा नीचे ले आता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली डेस्कटॉप पे ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, नीचे हम लोग जाएंगे तो ये भी इस तरीके का दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा करते हैं, हम मोबाइल की तरफ जाते हैं। बेसिकली डेस्कटॉप और डेस्कटॉप से ऊपर के सभी साइजेस पे ये चीज़ ऐसे ही दिखेगी। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और जैसे हमने छोटा करा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें छोटी हो गई हैं। बेसिकली यहाँ पे फॉन्ट साइज भी छोटे हो गए हैं थोड़े, यहाँ पे पैडिंग भी बढ़ गई है, यहाँ पे चीज़ों के अलाइनमेंट भी थोड़ी सी चेंज हुई है। थोड़ा सा और छोटा करते हैं और देखते हैं और क्या चेंजेस होते हैं। अब शायद बड़े चेंजेस होंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस चीज़ का, इस इमेज का साइज और ज़्यादा छोटा हो गया है। इसी चीज़ को हम लोग रिस्पॉन्सिव कहते हैं। बेसिकली इमेज जो थी वो इस साइज पे बन नहीं रही थी। बेसिकली अगर इमेज को हम लोग उसी साइज का रखते, ठीक है, चूँकि एक डेस्कटॉप के साइज पर थी, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगती है वेबसाइट। और इसीलिए इन लोगों ने बूटस्ट्रैप की मदद से इस वेबसाइट, इस चीज़ का, बेसिकली इस इमेज का साइज जो है वो छोटा कर दिया। और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें काफ़ी छोटी हो चुकी हैं। चलिए हम लोग और ज़्यादा छोटा जाते हैं, और ज़्यादा।
फॉन्ट साइज भी छोटे हो रहे हैं। आप देखिएगा जो लिखा हुआ है उसका साइज भी छोटा हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस साइज पे जो इमेज थी वो लेफ्ट में थी, सॉरी राइट में थी। जैसे हमने इसको थोड़ा सा और छोटा करा, हम लोग टैबलेट साइज से पहुंचे, तो अब इमेज को राइट में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी है ही नहीं कि उस इमेज को एकोमोडेट कर ले और फिर भी वेबसाइट अच्छी दिखे। तो इस समय टैबलेट साइज पे जो इमेज है उसे सबसे ऊपर रखा गया है, यही है। और यहाँ पे जो बटन थे उन्हें भी एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। पहले कैसे थे बटन? पहले बटन थे एक दूसरे के साइड में। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से बटन एक दूसरे के साइड में थे, लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। बेसिकली विड्थ जो है इनकी वो 100% हो चुकी है। यहाँ पे विड्थ चेंज हुई है इनकी, और यहाँ पर भी चेंजेस हुए हैं। देखिए ये जो चीज़ थी ये पहले साइड में थी कुछ इस तरीके से, अब जो है वो एक दूसरे के ऊपर है। काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। ये टैबलेट साइज पर है। अगर हम देखें हेडर में, तो हेडर में भी चेंज हुआ है। पहले यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन थे, लेकिन अब सिर्फ एक बार है, बेसिकली मेन्यू बार है, जिसको हम लोग क्लिक करके यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और छोटा जाएंगे, और अब बेसिकली इस चीज़ का जो साइजेस हैं वो छोटे हो रहे हैं, बाकी सारा जो चीज़ें हैं वो सेम है। अब इसके जो फॉन्ट साइज हैं और ये सब चीज़ें हैं उन्हें छोटा किया जा रहा है बूटस्ट्रैप में। और एक फ़ोन पे ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी। तो आप देख सकते हैं एक फ़ोन पे ये वेबसाइट अपने आप चेंज हुई है, ये दोबारा लोड नहीं हुई है। इस वेबसाइट को दोबारा रीलोड नहीं करा गया है। ये वेबसाइट जो है वो अपने आप ही चेंज हुई है, और इस सब चीज़ों को कोड करना पड़ता है। इस सब के लिए कोडिंग होती है, CSS मीडिया क्वेरीज होती हैं, और इन्हीं सब कोडिंग को बेसिकली बूटस्ट्रैप आपको दे देता है। आपको खुद कुछ कोड नहीं करना पड़ता, आपको वो सब चीज़ें कोडिंग पहले से मिल जाती है, जिसे आपको सिर्फ यूज़ करना है डायरेक्ट। और जी हाँ गाइस, इसका मतलब है कि आपका बहुत सारा टाइम बचता है, आपका जो प्रोडक्शन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, और इसलिए इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बूटस्ट्रैप है वो हमने तो बनाया नहीं है, हमें तो नहीं पता कि उसके अंदर किस क्लास का इस्तेमाल करा गया है, क्या है। हमें तो नहीं पता ना कि उसके अंदर क्या कोडिंग करी गई है, तो हम भला उसका इस्तेमाल कैसे करें। और वहीं मैं आपको इस पूरे वीडियो सीरीज में बताने वाला हूँ बूटस्ट्रैप की, कि आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बिना ये जाने कि बूटस्ट्रैप के अंदर क्या कोड है। जी हाँ गाइस, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि बूटस्ट्रैप के अंदर क्या कोड है। हालांकि जानना बहुत अच्छा है, आप चाहें तो अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं जान के। मुझे काफ़ी पसंद है, मैं इन सब चीज़ों के अंदर जाता रहता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बूटस्ट्रैप को खोल के उसके अंदर की फाइल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है कुछ बनाने के लिए, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसके अंदर जाके सारा कोड चेक करें। आपको बहुत बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। आपको बेसिकली हर चीज़ दी गई है इनके डॉक्यूमेंटेशन में। सो गाइस, अभी तक मैंने आपको बताया है कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो होता है वो होता क्या है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का बहुत सिंपल सा मतलब है कि एक जो वेबसाइट होती है वो अपने अंदर मौजूद चीज़ों को किस तरीके से अरेंज करती है, उनका साइज़ कैसे चेंज करती है एक डिवाइस के स्क्रीन के हिसाब से। बेसिकली हमारी जो वेबसाइट होती है उसका कोड जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। वेबसाइट हम लोग चेंज नहीं कर रहे होते हैं, अलग अलग वेबसाइट नहीं बना रहे होते हैं अलग अलग डिवाइस के लिए, या जैसे कि मोबाइल के लिए अलग बना रहे हो, डेस्कटॉप के लिए अलग बना रहे हो, टीवी के लिए अलग बना रहे हो, ऐसा नहीं होता। हालांकि ऐसा हम कर सकते हैं जैसे कि फेसबुक करता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को करने की। बेसिकली हमें सिर्फ एक वेबसाइट बनानी है, और वो एक वेबसाइट हर जगह काम करेगी, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे फिर वो कोई भी स्मार्ट फ्रिज ही क्यों ना हो, वहाँ पे वो काम करेगी। हमें बस एक ही कोड लिखना है, हमें बस एक ही बार उस चीज़ को बनाना है, और उसी चीज़ का नाम है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। बेसिकली जो वेबसाइट है वो स्क्रीन साइज पर रिस्पॉन्ड कर रही है, अपना जो डिज़ाइन है अपने आप को चेंज कर रही है, अडेप्ट कर रही है स्क्रीन साइज के हिसाब से, और बस यही रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो बूटस्ट्रैप है आखिर वो किस इंसान के लिए है। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में। ये दो बहुत अलग अलग दुनिया है गाइस, जो कि एक साथ काम करती हैं एक अलग ही दुनिया बनाने के लिए। आप जो भी वेबसाइट ऑनलाइन देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो एयरबीएनबी हो, चाहे वो getbootstrap.com हो, उन सभी में एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इन दोनों को। सपोज मान लेते हैं कि एक दिन आप उठे सुबह और आपने कंप्यूटर खोला अपना, और उस कंप्यूटर में आप यूट्यूब का वीडियो देखना चाहते हैं। आप गए youtube.com वेबसाइट पे, और आप वहाँ पर आप देख रहे हैं ढेर सारे वीडियो के ऑप्शंस, ठीक है। तो अब आप जो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो देख रहे हैं
वो बेसिकली फ्रंट एंड है, वही फ्रंट एंड है। ठीक है, आप अलग अलग वीडियोस के ऑप्शन देख रहे होंगे, आप एक हेडर देख रहे होंगे, आप सर्च बार देख रहे होंगे, आप काफ़ी सारे ऑप्शन देख रहे होंगे, वो सब कुछ फ्रंट एंड है, यानी कि सामने की तरफ का जो हिस्सा होता है वो आपके लिए है। और उस चीज़ को हम लोग क्लाइंट भी कहते हैं, क्लाइंट साइड भी कहते हैं और फ्रंट एंड भी कहते हैं। और सपोज कि आपको कोई वीडियो पसंद आया, जैसे कि बीबी के वैन का कोई वीडियो है और आपने उस पर क्लिक कर दिया, तो जैसे आप क्लिक करते हैं, जो आपका जो फ्रंट एंड है अब वो बैक एंड को एक रिक्वेस्ट भेजता है। बेसिकली बैक एंड से वो कहता है कि इन्होंने इस वीडियो को रिक्वेस्ट करा है, इन्हें ये वीडियो दिखाना है मुझे। तो बैक एंड को जैसे रिक्वेस्ट भेजता है तो वो कैसे भेजेगा, तो बैक एंड पे एक अलग कंप्यूटर होता है जिसे हम लोग सर्वर कहते हैं, तो वो है सर्वर। अब एक जो सर्वर होता है उसमें मॉनिटर की जरूरत नहीं होती, उसमें कोई डिस्प्ले नहीं होता है, उसमें कोई माउस नहीं होता है, उसमें कोई कीबोर्ड नहीं होता है, उसमें सिर्फ सीपीयू होता है। जो सीपीयू होता है बेसिकली उसी का काम होता है, वहाँ पे बाकी सारा जो काम होता है सर्वर पे वो सब कमांड लाइन के थ्रू होता है। तो वहाँ पे आपको कोई स्क्रीन नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ एक सीपीयू रखा हुआ दिखेगा, मतलब एक नहीं बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे ही डेटाबेस बेसिकली तो जैसे ही यहाँ क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट गई बैक एंड पे सर्वर को कि हमें ये वीडियो चाहिए, तो सर्वर ने सबसे पहले अपने डेटाबेस से कांटेक्ट करा, और डेटाबेस से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली उस वीडियो के बारे में, जैसे कि डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के टाइटल है, वीडियो का जो भी है कमेंट्स हैं वीडियो में, वो सभी चीज़ें उठा ली डेटाबेस से। और अब जो बैकएंड है, यानी कि जो हमारे सर्वर और डेटाबेस है मिलके हमारा बैकएंड बनाते हैं ये दोनों, तो अब जो डेटाबेस है उसने सारी इंफॉर्मेशन सर्वर को दे दी कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल है, ये टैग्स हैं, ये जो कुछ भी है वो सब सर्वर के पास है। अब जो सर्वर है वो वापस भेजता है ये सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को, यानी कि आपके ब्राउज़र को, यानी कि गूगल को या फिर गूगल क्रोम को या फिर फायरफॉक्स को या फिर ओपेरा को, जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, और तब आप वहाँ पे जाके वीडियो देख रहे होते हैं। और जैसे आपने अगर किसी और वीडियो को, जो कि वहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में आते हैं, अगर उस पर क्लिक करा आपने तो एक और रिक्वेस्ट आपको भेज देता है। इसी साइकिल को दोबारा स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपने रिक्वेस्ट एक और भेजी कि हमें दूसरा वीडियो देखना है, उसने दूसरे वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के लिए। अब सर्वर ने डेटाबेस से सारा डेटा उठा लिया उस दूसरे वीडियो के लिए और आपको दोबारा भेज दिया। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे वो एक अलग चीज़ है, और जो बैक एंड में हो रहा है वो बहुत अलग चीज़ है। बेसिकली जो फ्रंट एंड में है वो अलग तरीके से बनाया जाता है, उसके लिए अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि HTML5 है। ठीक है, और जो बैक एंड में है उनके लिए अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करा जाता है। तो मैं पहले आपको फ्रंट एंड के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रंट एंड में HTML5 का इस्तेमाल करा जाता है, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा जाता है, CSS3 का इस्तेमाल करा जाता है, और टाइपस्क्रिप्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है इस समय, उसका भी इस्तेमाल करा जाता है। और सर्वर साइड में, यानी कि जो हमारा सर्वर होता है, जो कि एक बहुत अलग जगह रखा होता है जहाँ पर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो हमें सारा डेटा हमें क्लाइंट साइड पे भेजता है, यानी कि फ्रंट एंड में भेजता है, वहाँ पर हम लोग पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग PHP का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम लोग जावा का भी इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर हम लोग Node.js का भी इस्तेमाल करते हैं। Node.js बेसिकली एक तरीका है जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर चलाने के लिए। तो बेसिकली सर्वर जो है अपने आप में कंप्यूटर है, तो उसमें हम लोग काफ़ी सारे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप डेटाबेस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने बैकएंड में, तो आप SQL भी इस्तेमाल कर सकते हैं और MongoDB भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे एक साथ, इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपके काम की होंगी, जो आपके काम की नहीं होंगी। आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको क्या चाहिए। और फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करते हैं, तो फ्रेमवर्क अगर हम लोग बैकएंड का देखेंगे, फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है कि एक कोड ही होता है, वो भी बेसिकली जो रिपीटेटिव कोड होता है, जो कि हर वेबसाइट में इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसको बार बार लिखने की ज़रूरत होती है, उस सारे कोड को एक फाइल में बंद कर दिया जाता है और उसको सब जगह सर्कुलेट कर दिया जाता है कि ये लो, एक फाइल में ये सारा कोड है, इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसे हम लोग फ्रेमवर्क कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग Express.js का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप Node.js का इस्तेमाल करते हैं अपने सर्वर पे, और Ruby on Rails का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सर्वर पे, जो कि एक फ्रेमवर्क है, अगर आप Ruby लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सर्वर पे, तो आपको Django की ज़रूरत होगी। Django भी एक फ्रेमवर्क है पाइथन के लिए। और अगर आप PHP का इस्तेमाल करते हैं तो आपको Laravel की ज़रूरत होगी। तो अब हम फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं। तो 3JS है एक फ्रेमवर्क,
काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है, आपको देखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं इसमें, काफ़ी डीप में है ये चीज़। रिएक्ट जेएस है हमारे पास है एंगुलर है, बेसिकली व्यू जेएस भी है, हमारे पास एंगुलर जेएस भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें फ्रंट एंड में। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रंट एंड में, ये बेसिकली कोड ही हैं, ठीक है। फ्रंट एंड लैंग्वेज इसके कोड हैं, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रंट एंड में, यानी कि अपने ब्राउज़र में जो भी कुछ भी दिखेगा उसे बनाने के लिए। और बूटस्ट्रैप जो है वो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ही है। बूटस्ट्रैप जो है वो सर्वर से किसी भी तरीके का ताल्लुकात नहीं रखता है, उसे सर्वर से कोई भी मतलब नहीं है। बूटस्ट्रैप का जो काम है वो है सिर्फ और सिर्फ चीज़ें बनाना क्लाइंट के लिए, यानी कि बेसिकली आपके जो डेस्कटॉप या फिर आपके जो फ़ोन पे जो कुछ भी दिखेगा वो सब हम लोग बूटस्ट्रैप की मदद से बना सकते हैं। और बस यही है। इनफैक्ट जो बूटस्ट्रैप है वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो बेसिकली कोड ही है जिसका हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर बूटस्ट्रैप है क्या फिर। सो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो बूटस्ट्रैप जो है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का मिक्सचर है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और सीएसएस अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप सीखना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट और सीएसएस, वेल ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको थोड़ी फेमिलियरिटी होनी चाहिए उससे। तो यही है, बूटस्ट्रैप जो है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट और सीएसएस है। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा है तो हम लोग चल के सीधा बूटस्ट्रैप से ही पूछ लेते हैं। सो मैं सर्च करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप गिटहब पर बूटस्ट्रैप का सारा कोड है, और हम लोग उस पर जाके देखने वाले हैं कि आखिर उस कोड में है क्या, उस बूटस्ट्रैप में है क्या, आखिर किस चीज़ से बना हुआ है वो बूटस्ट्रैप। गिटहब रिपोजिटरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स हैं बेसिकली, जिसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक बहुत अलग काम के लिए है ये सारी फाइल्स। हमारा जो काम है वो है JS फोल्डर में और SCSS फोल्डर में। बेसिकली गाइस जो CSS फाइल्स होती हैं उसका आप एक्सटेंशन SCSS भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। SCSS जो होती है वो एक सुपर सेट होता है CSS का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम लोग जाएंगे इस फोल्डर में, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स फोल्डर है। बाकी सारे फोल्डर्स एक अलग चीज़ के लिए हैं गाइस। बाकी सारे फोल्डर्स बेसिकली कंपाइल करने के लिए हैं, बाकी सारे फोल्डर्स कोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली कंपोनेंट्स है जो कि हम बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का भी होगा। हाँ, ये है ड्रॉप डाउन का। बेसिकली जो हमारे आइकॉन्स होते हैं, जैसे कि हम लोग फ़ोन पे जैसे ही आते हैं तो एक आइकॉन आता है जिसमें हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक पूरा मेन्यू जो सेक्शन होता है वो ओपन हो जाता है। वो हम लोग इस ड्रॉप डाउन जेएस की मदद से करते हैं। और इस ड्रॉप डाउन जेएस में काफ़ी सारा कोड है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो बेसिकली आपको हर बार ये सारा का सारा कोड लिखने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक हेडर में एक बटन बनाना चाहते हैं। जैसे कि जो बटन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो यूट्यूब का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग फिर से। सो बेसिकली अब आप देख सकते हैं कि ये जो हेडर में बटन है यहाँ पर यूट्यूब की ब्रांडिंग के बगल में, उस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो एक पूरा का पूरा मेन्यू सेक्शन खुल जाता है, राइट। वेबसाइट अभी लोड नहीं हुई है पूरी तरीके से, इसलिए वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं एक पूरा का पूरा मेन्यू सेक्शन खुल जाता है जहाँ पर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं बेसिकली। हाँ ओके, यहाँ पर अब आ रहा है लिखा हुआ सब कुछ। तो बेसिकली इस पूरी चीज़ को हम लोग बूटस्ट्रैप की मदद से बना सकते हैं। ये जो बटन है इस पर क्लिक करने पर हमारा जो ड्रॉप डाउन जेएस है, यानी कि ये जो फाइल है इसका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा अगर हम लोग बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपको वैसा बटन बनाना है तो आपको ये सारा कोड बार बार लिखना होगा अपनी हर एक प्रोजेक्ट के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है गाइस, इतना सारा कोड बार बार लिखना, और काफ़ी ज़्यादा एरर भी होते हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए वेब टेक्नोलॉजी में। क्योंकि कोडिंग में अगर एरर हो जाता है तो उसे जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपने ठीक तरीके से कोडिंग नहीं करी, कमेंट नहीं डाले अपने कोड में। तो इसीलिए बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है। बेसिकली ये इतना सारा कोड जो है वो एक फाइल का है गाइस, ओके, एक फाइल का है। इसमें काफ़ी सारी फाइल्स हैं, काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। और ट्रस्ट में गाइस, आपको
इस पूरे कोड को समझने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, आप चाहें तो इस पूरी फाइल्स को खोल के देख सकते हैं, जान सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, कैसे क्या हो रहा है, कौन सी क्लासेस का इस्तेमाल है। लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि बूटस्ट्रैप ने हमें खुद दिया है बूटस्ट्रैप सीखने के लिए, और हम उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस समय नहीं, अगले वीडियोज़ में। सो बेसिकली यही है गाइस बूटस्ट्रैप का, इसी वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि आखिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है और बूटस्ट्रैप किस इंसान के लिए सही है। बेसिकली ये जो बूटस्ट्रैप है वो फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए है, जो कि क्लाइंट साइड चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि जो कि HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये बूटस्ट्रैप उनके लिए है, ना कि सर्वर साइड लोगों के लिए जो कि सर्वर पे काम करते हैं जावा के साथ, Node.js के साथ, इन सब चीज़ों के लिए, उनके लिए नहीं है। बूटस्ट्रैप सिर्फ एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जिसके अंदर सिर्फ CSS फाइल्स हैं और जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं। जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल्स हैं और CSS की अलग फाइल्स हैं। बस यही है बूटस्ट्रैप में, यही है गाइस, और कुछ है नहीं बूटस्ट्रैप में। वहीं जो रिपीटेटिव कोड है CSS और जावास्क्रिप्ट का, जो कि हमें हर जगह लिखना पड़ता अगर हम अपना खुद का बना रहे होते, वहीं उसी सारे कोड को बेसिकली इन्होंने एक फाइल्स में डाल दिया है और हमसे कहा है कि ये फाइल्स हैं, अब तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें बार बार ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बेसिकली ये जानेंगे कि हम लोग अपना सेटअप कैसे करें, बूटस्ट्रैप को हम लोग अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करना शुरू कैसे करें, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में बस यही था कि एक बेसिकली आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, एक हल्का फुल्का सा जानकारी दी है इस बारे में कि आखिर बूटस्ट्रैप है क्या, करता क्या है, किसने बनाया है और क्या वो ओपन सोर्स है या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल है ओपन सोर्स, आप इसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस पर बुक्स लिख सकते हैं, आप इसको मेरे ख्याल से आप इसको बेच नहीं सकते, क्योंकि क्या फ़ायदा बेचने का, कोई खरीदेगा नहीं, कम्प्लीटली फ्री है। तो हाँ, ओपन सोर्स है, आप इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री लाइसेंस है इसके लिए, बहुत आसान है। और इस वीडियो में बस यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो अगले वीडियो से हम लोग ये जानना स्टार्ट करेंगे कि हम लोग इसका इस्तेमाल अपनी वेबसाइट में कैसे करें, अपनी वेबसाइट में इस चीज़ को कैसे डालें, ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना सिस्टम बनाना, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। खैर, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंस्टॉल करना इस चीज़ को, ठीक है, अपनी वेबसाइट में किस तरीके से इस चीज़ को लगाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस इस चीज़ को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, इसलिए मैं आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको इसका इस्तेमाल बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट में इसको कैसे लगाना है। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है इस बूटस्ट्रैप की सीरीज में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। एंड मैं हर हफ्ते एक ना एक वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको हर हफ्ते एक ना एक वीडियो ज़रूर मिलेगा कोडिंग की तरफ से। और चलिए गाइस, बाय बाय। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम जान रहे होंगे कि आखिर बूटस्ट्रैप को अपनी वेबसाइट में कैसे लगाएं, और तब तक के लिए बाय।